आफ्टरनून क्लास। आई होप कि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों ही अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, दोनों की पीडीएफ भी आपने देख ली होगी। अब हम जो हमने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ, फोर्स और मोमेंटम के बारे में जान लिया था। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपने 2 लेक्चर से इतना तो आपको नॉलेज हो ही गया होगा कि किसी भी बॉडी को अगर आपको मूव कराना है तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई भी मूविंग बॉडी को आपको रोकना है तो भी उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये भी आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई बॉडी की स्लो वाली बॉडी को स्टॉप करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, वो आसान हो जाएगा। अगर कोई बॉडी फास्ट मूव कर रही है तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मास और ये सब चीज़ें जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, जिसको हमने नाम दे दिया मोमेंटम का। तो यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, इतना आपको नॉलेज भी होगा। मोमेंटम के बारे में लिख लेते हैं एक बार हल्का सा और। ये सब आप जानते हैं। अब ये तो हमने देखा है कि जिस चीज़ का मोमेंटम ज़्यादा है और हम उसे रोकना चाहते हैं, अगर उस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है और हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। और अगर ये हमने क्या देखा कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी का अगर उल्टा कर दें कि हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड देनी है तो उसके लिए भी हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से न्यूटन्स ने जो है वो एक रिलेशन निकाला फोर्स और मोमेंटम के बीच में। तो यहाँ उसने एक निकाला मोमेंटम और फोर्स के बीच में, जिसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ का नाम दिया। उससे पहले जैसे ये मोमेंटम m क्रॉस v पे डिपेंड करता है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है, p चेंज करना है कि किसी ऑब्जेक्ट का, तो या तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, आइदर चेंज इट और आइदर कि मोमेंटम चेंज करने के लिए या तो आपको उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज करना पड़ेगा या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए आपका फ्रेंड एक साइकिल चला रहा है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर हावर। मान लीजिए एक बार कि वो 20 की स्पीड पे अपनी साइकिल चला रहा है और आप उसके सामने आके खड़े हो गए और आपने हल्का हल्का फोर्स लगाया, आपने उसकी साइकिल को हाथ लगाया, रोका, धक्का लगाया आपने उस साइड, तो आपने उसको 2-3 कदम पीछे हुए, तो टोटल मिला के जाके आपने उसको 5 सेकंड के अंदर अंदर उसकी साइकिल को आपने रोक दिया, उसकी साइकिल का मोमेंटम आपने ख़त्म कर दिया। वहीं अगर आप उसी जगह ज़्यादा फोर्स लगाते और उसकी साइकिल को जल्दी रोकना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए आपने सेकंड ट्राई में ज़्यादा फोर्स लगाया और उसकी साइकिल को आपने 2 सेकंड के अंदर उसका मोमेंटम ख़त्म कर दिया। 2 सेकंड के अंदर उसकी साइकिल को आप रेस्ट पे ले आए। यहाँ पे आपने आराम से सोचा रुक जाएगी। यहाँ पे आपने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया तो यहाँ पे आपको टाइम लगा 5 सेकंड। स्पीड उसकी ग्रेजुअली 20 से 0 पे नहीं आती। आपने जब फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो पहले 20 पे थी, 15 पे आई, ऐसे फिर 10 पे आई, फिर 5 पे आई, ऐसे स्लोली आपने उसको 5 सेकंड के अंदर 0 पे ले आए, 20 से 0 पे ले आए। यहाँ पे आप 20 से 0 पे लेके आए हो, लेकिन यहाँ आप जो है वो 2 सेकंड में ले आए। तो अगर हम रेट निकालें कि 20 किलोमीटर को 5 सेकंड में कम किया, तो मतलब हर सेकंड में आपने 4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड उसकी कम करी।
कि हर 4 सेकंड में पहले 16 करी, फिर 12, फिर 8, फिर 4, फिर 0। और हम जो आपने 2 सेकंड में रोक दिया उसके हिसाब से निकालें तो आपने 1 सेकंड में इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपने कम करी, 20 से 10 फिर 0 1 सेकंड में। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि उसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है और आपने वो डिपेंड कर रहा है आपने कितना फोर्स लगाया। तो यहीं से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन निकलती है, वो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ जो है हमने डेफिनेशन लिखी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किस स्पीड से मोमेंटम चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखा था आपने कि काफ़ी स्लोली 20 से 16 किलोमीटर, मतलब काफ़ी 5 सेकंड में हर बार 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कम हो रहा था। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टू द अप्लाइड फोर्स। आपने कितना फोर्स लगाया, यहाँ पे आपने फोर्स कम लगाया था तो धीरे धीरे मोमेंटम चेंज हुआ इसका, धीरे धीरे आप ये साइकिल रुकी है। यहाँ पे आपने फोर्स ज़्यादा लगाया तो यहाँ पे जो साइकिल जो है वो जल्दी आके रुक गई, 2 सेकंड में ही आके रुक गई। तो वही न्यूटन ने लिख दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मोमेंटम लगा। तो फोर्स लिख दिया यहाँ पे सेम कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम। ये यहीं देखा आपने, ज़्यादा फोर्स लगाया तो 20 से सीधे 10 पे आ गया, फिर 0 पे आ गया। अब हम इसको डिराइव करेंगे। 1 मिनट, कि मान लीजिए, लिख लेता हूँ। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्मूले को हम डिराइव कर रहे थे। तो मान लिया कि कोई बॉडी है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी उसके पास u है। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m क्रॉस u, mu। ये स्टार्टिंग में था, अभी तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u, तो मोमेंटम हो जाएगा mu। अब मान लीजिए उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया हमने f t टाइम के लिए, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया होगा क्योंकि फोर्स लगाया है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो गई v। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m क्रॉस v इज इक्वल्स टू mv। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या कहा था कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल था mv माइनस इनिशियल था mu माइनस mu। अब में टाइम टेकन, कितना टाइम लगाया, तो हमने टाइम t माना था, तो ये हो जाएगा mv माइनस mu डिवाइड बाय टाइम t। यहाँ से हम m कॉमन ले सकते हैं, ये बच जाएगा v माइनस u में टाइम t। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, यहीं पे ही, इससे पहले ये सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ वेलोसिटी और व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में हम किसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम इस पार्ट को छोड़ दें m को, अगर हम m को हाइड कर लें तो ये क्या है, v माइनस u बाय t। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इतना पार्ट हमारे पास जो बच गया, ये v माइनस u बाय टी, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो m के बाद जो पार्ट बच नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हमने नाम दिया था एक्सेलरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं a से। तो हम इसको भी डिनोट कर सकते हैं f इक्वल्स टू m। तो एज इट इज़, अब जो ये वाला पार्ट बच गया था ना, ये वाला पार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हमने नाम दे क्या दिया, इसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू ma। यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन पढ़ ली, उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब हम ऐसा यूनिट फाइंड करेंगे, ऐसा यूनिट
ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये आपको पता है। और मास की भी आपको पता है, क्या हो जाएगी केजी। एक्सेलरेशन की भी आपको पता होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम आपके बुक में से इसके कुछ एप्लीकेशंस, न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एप्लीकेशंस, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये आपकी बुक है, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल, ए क्रिकेट प्लेयर और फील्डर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स ऑन कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल। अब ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है वाली एप्लीकेशन, वो हम जान लेंगे। जैसे कि आप कोई बॉल जो है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी स्पीड से फील्डर के पास आ रही है, काफ़ी स्पीड से फील्डर के पास आ रही है, और फील्डर को फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए। फील्डर को फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए। बॉल के पास जो बॉल की स्पीड है वो काफ़ी हाई है, तो मतलब बॉल का मोमेंटम भी काफ़ी हाई है, और बॉल को कैच करने के लिए मतलब बॉल को रोकना होगा उसे, तो मोमेंटम काफ़ी हाई से हम जीरो पे लेके आ रहे हैं। अब क्रिकेट, अब जैसे अगर हम अपने हैंड्स को बैकवर्ड लेके आते हैं तो बॉल के मोमेंटम को जीरो तक लाने के लिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, तो फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम उस बॉल को, पीछे फिगर भी है, बॉल की स्पीड जो है, जो मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो बॉल इसके पास आ रही है। अब यहीं की अगर इसे रोक देता तो तुरंत बिना कोई टाइम लिए इसको रोकना पड़ता, और मोमेंटम फिर यहाँ पे हाई था और जस्ट अचानक फिर ज़ीरो लाना पड़ता, क्योंकि बॉल को रोकना है, बॉल को कैच करना है, तो मोमेंटम तो ज़ीरो आएगा ही। इसने हैंड्स को बैकवर्ड ला के जो मोमेंटम जो रिड्यूस हुआ है, जो हाई से जीरो पे लाया है, उसका थोड़ा टाइम टेकन इसने बढ़ा दिया, कि टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया। टाइम ज़्यादा लेने की वजह से उसके हाथों ने जो फोर्स लगाया वो कम लगाया। अगर वो टाइम ज़्यादा नहीं लेता तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता और हाथों पे इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जो फील्डर जो होता है, ये देख लिए, वो हमेशा हल्का सा हाथ को पीछे ले जाता है, ताकि जो टाइम टेकन हो मोमेंटम को जीरो लाने पे, वो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, और फोर्स जो उसे लगाना पड़े वो फोर्स थोड़ा कम हो जाए। अब द केस ऑफ हाई जंपर, हाई जंपर जब देखा होगा आपने, जो हाई जंप करते हैं उनके आगे जब वो, जैसे ये देख लीजिए, ये आप रीडिंग कर लेना, हम जो है वो इसके थोड़े एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सी एप्लीकेशन है इसकी, सेम जैसे यही समझ में आपको आ ही गया होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है न्यूटन सेकंड लॉ। हम इसकी एक दो सैम्पल प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक मिनट। Sample problem 1. What force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass? अब बॉल का मास दे दिया है 6 kg, आपको एक्सेलरेशन दे दिया, तो आपसे फोर्स पूछा है। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, मास भी दे दिया, आपको एक्सेलरेशन दे दिया, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता ही है। तो फोर्स निकालने के लिए आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 24, और फोर्स की ऐसा यूनिट लिखी हुई है ऊपर न्यूटन, को डिनोट करते हैं हम एन से, ये हो जाएगा एन। सैम्पल प्रॉब्लम 2 देख लीजिए। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछ लिया है, फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, और ए पूछा है, एफ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, और ए हमसे पूछा है, तो एफ डिवाइड बाय एम हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा समझने के लिए है। इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द फोर्स, हमें फोर्स पूछा है, वेलोसिटी हमें दी हुई है उस कार की,
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुई थी और 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड हो गई। उन्होंने उस कार का मास दे दिया है। एम तो हो गया हमारे पास 1500 kg। हमें जो निकालना है वो निकालना है इसका एक्सेलरेशन। अब आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी होंगी इक्वेशन ऑफ मोशंस। आपको वेलोसिटी दी हुई है इनिशियल 0, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इनिशियल 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, टाइम भी हमें दिया हुआ है 10 सेकंड। तो यहाँ से इजली हमने a फाइंड कर लिया। a हो गया हमारा 3 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास a भी निकल गया, m भी निकल गया, f आप निकाल ले हुए, f = m/a। तो इसी टाइप से इसके और एग्जांपल हैं। हाँ, ये कुछ एग्जांपल्स और भी होंगे, इन्हें आप देख लेना, रीडिंग कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ की। थैंक यू।